हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर नेचर ऑफ वेव क्या होता है, आखिर वेव का नेचर क्या होता है। तो थियोरेटिकली मैं बता दे रहा हूं आपको कि वेव का जो नेचर होता है वो कुछ यूनिक होता है, बहुत अनोखा होता है। नेचर ऑफ वेव क्या होता है कि अगर कोई वेव चल रही है तो उस वेव पर चलते समय कोई दूसरी वेव उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती अपना। मतलब कि अगर साउंड वेव चल रही है, अगर लाइट वेव उस पर इम्पैक्ट डालती तो साउंड के साथ हमें लाइट भी दिखती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वेव्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली चलती हैं। इंडिपेंडेंटली चलने का मतलब होता है कि ऐसी चलती हैं जैसे लगता है कि दूसरी कोई वेव चल ही नहीं रही है, सिर्फ वो अकेले ही मनमौजी चल रही है। तो वेव की जो मोशन होते हैं, वो जो वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली चलती है, उस पर कोई दूसरे वेव का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम्पल दिया कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए लाइट चल रही है और उसमें साउंड की वेव टकरा गई तो हमें साउंड के साथ लाइट भी दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक वेव दूसरे वेव पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी ऑर्केस्ट्रा में गए, एक स्कूल ऑर्केस्ट्रा या कोई भी, जहाँ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं साथ में ताकि लोगों को मेलोडियस फील करवाएं। तो जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं उसमें मान लीजिए कि ये गिटार है, मान लीजिए कोई गिटार है, यहाँ पर एक कैसियो है, मान लीजिए कैसियो है, यहाँ पर एक ड्रम है। तो क्या जब ये तीनों एक साथ बज रहे हो, ये तीनों एक साथ बज रहे हैं, ये तीनों अगर एक साथ बजते हैं तो क्या हम गिटार की आवाज नहीं सुन पाते हैं, या फिर ड्रम की आवाज नहीं सुन पाते हैं, या फिर कैसियो की आवाज नहीं सुन पाते हैं? हम तीनों की आवाज अलग अलग सुन सकते हैं। हम तीनों की आवाज अलग अलग सुन सकते हैं कि ये कैसियो की आवाज आ रही है, यहाँ इस गाने में ड्रम की आवाज ज्यादा है और कैसियो की आवाज कम है, हम ऐसे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ड्रम की आवाज सुनाई नहीं देती, हमें एक और नई वॉइस जो तीनों इंस्ट्रूमेंट जो वॉइसेस जो प्ले हो रही है, म्यूजिक जो प्ले हो रही है, ऐसा नहीं कोई और म्यूजिक प्ले होती है और इन तीनों का इम्पैक्ट ही नहीं रहता उस पर। ऐसा नहीं है, इन तीनों का इम्पैक्ट होता है, लेकिन इनकी जो वेव्स जो चलती हैं उनका आपस में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, वो फ्रीली मूव करती हैं। कहने का मतलब अगर तीनों ही एक साथ प्ले हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये आवाज ईयर ड्रम की है, ये आवाज गिटार की है, ये आवाज कैसियो की है। आप उस समय तुरंत बता सकते हैं इस चीज को। तो इसलिए जो वेव की जो नेचर होती है वो सबसे पहले ये होती है कि वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है, मतलब कि एक वेव का दूसरे वेव से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते समय हमें अगला टॉपिक जो मिला है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो आइए जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव ये कहता है कि मान लीजिए दो वेव्स चल रही हैं, दो वेव्स या तीन वेव्स कुछ भी चल रही हैं। अगर मान लीजिए दोनों वेव्स किसी एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या वेव्स जो चलती हैं क्या वो किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब कर सकती हैं? जी हाँ, पार्टिकल को डिस्टर्ब करना ही वेव होता है। वेव क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी डिस्टर्बेंस का। कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वेव दिखाता है। वेव हमेशा जरूरी नहीं है किसी फॉर्म में दिखाई देगी, वेव ऐसे भी चल सकती है, वेव ऐसे भी चल सकती है। तो जो वेव्स होती हैं, पहली बात तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट होती हैं। दूसरी बात ये है कि जब वेव्स चलती हैं तो आपस में जब मीट करती हैं, जब दो वेव्स मान लीजिए एक वेव इधर चली एक वेव इधर चली, दोनों आके एक पॉइंट पर मिल गए, तो उस पॉइंट पर मिलने के बाद वो पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है। वहां जो पार्टिकल है वो उस मीडियम का जो पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस करती है, साइड वाइज डिस्प्लेस कर सकती हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगा। वहां पे एक हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन हो जाएगा। वहां पे ऐसे पार्टिकल जो होंगे वो ऐसे मूव करेंगे या फिर ऊपर नीचे ऐसे मूव करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर कोई दो वेव्स या तीन वेव्स, कोई भी, मान लीजिए दो वेव्स का एग्जांपल ले रहे हैं कि दो वेव्स जब भी टकराती हैं या किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो जो उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव्स की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। अभी ये सुनकर स्टेटमेंट सुनकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी एग्जाम सहित बताएंगे तो इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वेव ऐसे चली और दूसरी वेव ऐसे चली,
और ए इस पॉइंट पर मिल गई, पॉइंट पी पर आके मिल गई। इसका सोर्स था, सोर्स तो होगा तभी ना वेव चलेगी। किसी चीज का सोर्स ही वेव क्रिएट करता है, वेव ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती, कोई सोर्स होता है उससे वेव क्रिएट होती है। तो मान लीजिए एक सोर्स था S1, दूसरा सोर्स था S2, यहां से वेव चली, इस पॉइंट पर पहुंची और उसी समय इस पॉइंट पर दूसरी वेव आके मिल गई, दोनों वेव्स आके उस पॉइंट पर इंटैक्ट हुई। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए अब साइड डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ऊपर वाली जो वेव है, जो ये ऊपर वाली वेव है, इसको 4 मीटर ऊपर डिस्प्लेस किया, और जो नीचे वाली वेव है उसको जो नीचे वाली वेव है उसने 2 मीटर और डिस्प्लेस किया। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4। पहले वेव ने उस पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया? 4। दूसरे वेव ने उस पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया? 2 मीटर। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। y1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय द फर्स्ट वेव टू द पार्टिकल। y2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड वेव टू द पार्टिकल। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएंगे, यानी वो 0.6 मीटर अपने एग्जैक्ट पॉइंट से डिस्प्लेस किया। वहीं अगर मान लीजिए ये होता कि यहाँ पर एक S1 सोर्स है, यहाँ पर एक S2 सोर्स है, चली ये चली, इस पॉइंट पर आके मिली, इस पॉइंट पर आके मिलने के बाद मान लीजिए कि ये इस पॉइंट को ऊपर वाली वेव 4 मीटर ऊपर ले गई, वहीं जो दूसरी वेव है जो नीचे है उस पॉइंट को 2 मीटर नीचे खींचाई, 2 मीटर नीचे लाई। तो अब इस ओरिजिन पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? 2 मीटर। आया कैसे? रिजल्टेंट निकालने पर ऊपर के डिस्टेंस प्लस नीचे के डिस्प्लेसमेंट माइनस, तो 4 और 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो जो वेव्स होती हैं उनके डिस्प्लेस, जो पार्टिकल को डिस्प्लेस करती हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट का जो सम होता है वही एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का सम हमेशा साइन के साथ लेते हैं। अगर राइट गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट गया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। वही था यहाँ।